नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ हैं हरियाणा के जाने माने उद्घोषक, कलाकार और पता नहीं वर्सटाइल पर्सनैलिटी है रामफल चहल जी की। नमस्कार रामफल जी, जी। आपका इंटरव्यू तो मैं करना चाहता था किसी और विषय पे, और बहुत सारे विषय थे, पर मुझे आपसे मिलना इसलिए पड़ा क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हरियाणा से चली गई हैं जिसका राजनीति में वैक्यूम कभी नहीं भरा जा सकता। उनसे अच्छा आ सकता है, उनसे खराब आ सकता है, पर वो नहीं बनाए जा सकते। और आपको ओम प्रकाश चौटाला जी से आपका बहुत लंबा परिचय रहा है, तो मैं आज से उनके जीवन के पहलू आपसे जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह के व्यक्ति थे और आपका उनके साथ कैसा जुड़ाव रहा। शुरू में जब आकाशवाणी में था मैं, तो आए चौटाला साहब, एक सामान्य मुलाकात जैसे आम स्टाफ मिलता है तो मैं भी मिला। तो मेरी तरफ वो यूं यूं करके देखते रहे। 2-3 बार वो नज़रों में से निकालते थे, जैसे स्कैनिंग करते हैं, एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं। वो आदमी का आँखों से स्कैनिंग करते थे मेरे विचार में। तो उसके बाद फिर 1-2 मुलाकात ऐसे ही भीड़ में जैसे रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुई। तो एक बार बाढ़ के दिनों में मुझे किसी ने कहा, सतवीर सिंह हुड्डा थे, जब डिप्टी डायरेक्टर थे वो पब्लिक रिलेशन में, तो उनका चौटाला साहब का इंटरव्यू करना है, आज वो झज्जर आएंगे शाम को। अच्छा। तो बहुत पानी था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कोशिश करके हम और झज्जर पहुँचे। तो झज्जर जब हम पहुँचे तो चौटाला साहब ऊपर एक कमरे में, फर्स्ट फ्लोर पे कल चौबारे में, खाने के लिए वो पहला टुकड़ा तोड़ने लग रहे थे। तो हम गेट पे पहुँचे, बराबर हम खड़े हो गए, मैं और सतवीर हुड्डा जी। तो सतवीर हुड्डा जी ने कहा नमस्ते करके कि जी रामफल चहल है रेडियो स्टेशन से और आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो वो टुकड़ा वापस छोड़ के प्लेट में बोले, भाई इंटरव्यू तो मैं नहीं दूंगा। तो एकदम झटका लगा। हम कितनी मुसीबतों को पार करके, कितने पानी में 95 में बिल्कुल बाढ़ पीक पे थी उस टाइम पे, पानी उतरना शुरू नहीं हुआ था। तो ये भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका एक लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते हम इंटरव्यू करना चाह रहे थे चौटाला साहब का। तो बोले भाई इंटरव्यू तो मैं नहीं दूंगा। तो एकदम हम स्तब्ध रहे कि भाई ये क्या बनी। तो हुड्डा साहब ने ऐसे देखा प्रश्नवाचक चिन्ह से, तो बोले क्योंकि मैं खाना खाने लग रहा हूँ और भाई मेरे अजीज खड़े हैं, वो खाना नहीं खा रहे, तो ऐसे कैसे इंटरव्यू दूंगा। उन्होंने बात को ऐसे ट्विस्ट किया कि जैसे एकदम से खरीद लेने वाली एक स्थिति में ला दिया मुझे। तो बोले वो जिले सिंह थे शायद, अगर मैं सही हूँ तो, भाई जिले सिंह बड़े आदमी के साथ एक उंगली पकड़ के बेल्ले वाला भी आया करे। तो भाई बेल्ले वाले आगे और फटाफट उन्होंने बिल्कुल बराबर में कुर्सी लगा के, मैंने कहा सर भूख तो है नहीं। बोला मेरे साथ खाओ ना, बात भी कर लेंगे। कोई बात नहीं की, वो उन्होंने खाना खिलाना था वहाँ। तो मुझे उस दिन लगा कि कुछ ज़्यादा ही स्नेह उमड़ा है मेरे प्रति। भावुक हो जाता आदमी ऐसे इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ है इनके मन में मेरे प्रति, लगाव है, स्नेह है, ममता है, कुछ भी कहिए उसको, लेकिन एक अपनापन की भावना उस दिन के बाद मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। वो बाढ़ ख़त्म हुई, उसके बाद एक बार वो कैंप में आए। तो हुड्डा साहब ने फिर मुझे कहा, मेरे अच्छे मित्र थे, बड़े भाई की तरह थे, कि चौटाला साहब आ रहे हैं, चलो भाषण सुन के आएंगे। मैंने कहा यार भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, वही बातें होती हैं, हम तो रोज़ ही सुनते, रेडियो में थे। तो बोले नहीं कुछ अलग सुन के आएंगे, आज आपको सुनाता हूँ। उनको पता था क्या बोलेंगे। तो कुंवारी साहब उन्होंने जो भाषा शुरू की, ठेठ जो मुल्तानी और जंगी, अच्छा, असी तुहाडे नाल बैठ के गल बात करने आए, हाड़ आई सीगी तो उसमें, और मैंने हुड्डा साहब को बोलना बड़ा कठिन काम है। हाँ, तो मैंने हाथ लगाया, मैंने कहा हम तो वैसे ही एक्टर बने फिरते हैं, ये तो कमाल की भाषा बोलते, धारा प्रवाह, जैसे वो हरियाणवी और हिंदी बोलते थे ना, कि एक शब्द के 3 बार, मुझे पूर्ण आशा, विश्वास और भरोसा है। 3 शब्द बोलते थे और कोई नहीं बोल पाता ऐसे। या तो मैंने चंद्रशेखर जी को सुना है, वो बोलते थे कई बार 2-2, 3-3 शब्द, लेकिन चौटाला साहब धारा प्रवाह में 3 शब्द बोलते थे एक ही शब्द के पर्यायवाची, ताकि वो पूरा मतलब समझ में आ जाए। तो खैर वो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा कमाल की पंजाबी बोलते हैं। तो बोले पंजाबी नहीं, जंगी और मुल्तानी वो भी आती हैं। हाँ। तो खैर हम आ गए। तो बोले चलो इनका खाने का प्रबंध है यहाँ,
डॉक्टर धन्वंतरी के यहाँ, वो देखते हैं। तो उन्होंने ऊपर वो बिल्कुल खड़ा जीना और उस पर ऊपर कर रखा है प्रबंध। हुड्डा साहब ने कहा भाई यार तुम थोड़ा सा शारीरिक अवस्था देखा करो ना, कैसे इतने खड़े जीने पे चढ़ा जाएगा। उन्होंने फटाफट वो खाना नीचे, अच्छा लंबा सा ड्राइंग रूम था अपने वाले से भी लंबा, तो नीचे 4-5 सोफे लगे थे और वो फटाफट ला के वो डोंगे डांगे जचाए और हम बाहर निकलने लगे। इतनी देर में चौटाला साहब आ गए। तो सतबीर हुड्डा जी ने मुझे हाथ लगा दिया, भाई रुको, नमस्ते हुई आमने सामने, तो कुछ इशारा किया उनको आने का। तो सतबीर हुड्डा जी तो ट्रेंड थे, पब्लिक रिलेशन के थे, रोज़ उनके साथ रहते थे। मैं थोड़ा सा भाई रेडियो का आदमी हूँ, थोड़ा सा एक होता भी मैं क्यों भाग के बढ़ूँ किसी के साथ, एक दूरी भी थी। तो खैर जी वो सारे जो टिकटार्थी थे उस समय के, क्योंकि बाढ़ के बाद इलेक्शन हुआ था 1996 में शायद, सर्दियों में। हाँ जी। तो उस टिकट की मारामारी चल रही थी रोहतक में, बंसीलाल जी की सरकार बनी थी। हाँ, तो वो जी सारे एकदम फटाफट भर गए और मैं खड़ा रह गया। तो हुड्डा साहब को थोड़ा सा फील हुआ भाई मैं जिनको लेके आया था रेडियो के आदमी खड़े, तो फिर भी वो बैठे रहे ऐसे ही। तो किसी व्यक्ति ने कहा तो साहब टिकट सोच समझ के देना विधानसभा का। बोले हाँ भाई सोच समझ के देंगे। दूसरे को लगा भी ये बात कहेगा अपनी, उन्होंने कहा सर टिकट ना सर्वे करवा के देना। अच्छा, तब भी सर्वे थे? हाँ। बोले टिकट ना सर्वे करवा के देना। हाँ भाई सर्वे करवा के ही देंगे। तीसरे को लगा भाई ये भी नंबर बन गए। तो तीसरे ने कहा सर टिकट ना इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे करवा के देना। तो वो ऐसे थोड़े से आगे बढ़े, सोफे से कमर हटाई, अरे भले आदमी इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे चल रहा है, वो खड़े रेडियो वाले वो सर्वे करने लग रहे हैं। और जी उनका इतना कहना था और वो सारे सोफे खाली, आओ भाई साहब बैठो, आओ भाई साहब बैठो। और वो गाजर का हलवा, टिकट यही ले रहे ना, गाजर का हलवा और वो सारे खीर का डोंगा वो सारा मेरे सामने। कहाँ तो मुझे किसी कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन ऐसा मारा उन्होंने, मेरे से कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा वो घुमाया बात को, भाई खड़े हैं उनको दिमाग में थी ये बात। और वो सारे नहीं भाई साहब आप लो, वो एक आध चौटाला साहब की तरफ करे, दो मेरी तरफ करे डोंगा। तो मुझे बड़ा मतलब वो अच्छा लगा, भाई ये देखो राजनीति आदमी कैसे मतलब स्मार्ट कितने हैं। खैर वो बात आई हुई। 3-4 दिन के बाद डॉक्टर धन्वंतरी की गाड़ी मेरे घर आई, प्रेम नगर में मेरा मकान था, कि डॉक्टर साहब बुला रहे। मैंने कहा मेरा तो परिचय नहीं है। बोले जी उस दिन डिनर पे आए थे आप। मैंने कहा डिनर पे तो मैं या तो सतबीर हुड्डा के कारण आया था या चौटाला साहब के कारण आया था। उन्होंने ना मुझे बुलाया था ना कोई खास बात थी। बोले जी हुड्डा साहब भी आ रहे हैं आप चलो। गए, उन्होंने कहा जी मुझे टिकट दिलवा दो। धन्वंतरी जी ने? हाँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, भाई मैं कौन होता हूँ टिकट दिलवाने वाला। खैर जी वो मैंने कहा हम तो कह देते हैं। वो फिर खैर ले गए वो थोड़ी सी वैसी बातें। मैंने कह दिया, मैं कहा जी ये है। अरे रामफल ये चलो ठीक है भाई, हमने आपका नाम ले दिया था सर्वे के लिए तो अब आपका सर्वे मान लेते हैं। लेकिन उनको शंका थी और वही हुआ आखिरी में कि वो 2 दिन पहले इलेक्शन एक तरह से दफ्तर बंद कर गए। अच्छा। और टिकट दे दी थी उनको? टिकट दी, एमएलए की टिकट दी। एमपी के भी इलेक्शन साथ ही थे। वो टिकट ही छोड़ गए? हाँ बस छोड़ ही दिया मतलब एक तरह से। तो उससे नुकसान हुआ खैर, लेकिन वो उनको पहले से पता था। तो वो जानते भी और जो टिकटार्थी हैं वो इनसे भी कमज़ोर हैं। इनकी फाइनेंशियल हालत ठीक थी और थोड़ा सा क्योंकि डॉक्टर थे अच्छे, जान पहचान थी, कोई ज़्यादा वोट यही दिलवा पाएंगे। तो देवीलाल लड़ रहे थे पहली दफ़ा जब आ रहे तो ये इतना हुआ। उसके बाद 99 में कारगिल वार हुआ तो बहुत सारी शहीदों का जो पार्थिव शरीर था वो आता था, जो शहीदों की बॉडी जाती थी। तो मेरे को कहा गया, कपिल साहब थे श्रीवर्धन कपिल, उन्होंने कहा भाई आप इनकी रिकॉर्डिंग करके लाया करो, देशभक्ति का जज्बा, ताकि हम पब्लिक तक ये बातें पहुंचा सकें। तो आप भी उस समय शायद पत्रकारिता में हो ना? मैं पत्रकार, लेकिन वो एक ऐसा, मैंने तो 10वीं करी थी, तो ऐसा जज्बा था। जाते थे जब हम तो कितने बताऊं, अनगिनत लोग शरीर दिखते थे। तब फौजियों के प्रति एक अलग सा सम्मान और अमर रहे राजेंद्र सिंह, अमर रहे। और वो ऐसा माहौल सा मतलब बनाते थे। वो जवान औरत कहती थी फौजी की घरवाली, मैं अपने बेटे को फौज में भेजूंगी। फौजी की माँ कहती थी मैं अपना
दूसरे बेटे को फौज में भेजने के लिए तैयार हूँ। ऐसा एक मतलब देशभक्ति का जज्बा था। तो चौटाला साहब, मुझे याद है मोखरा गांव के कोई शहीद हुए थे, तो मोखरा गांव में मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा, तो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे चौटाला साहब दिखाई दी, तो मैंने जाके चरण स्पर्श की और मैंने कहा सर थोड़ा सा बोल दें। तो उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया भीड़ को और वो बोलने लगे। उन्होंने मेरे माइक पे पहली बार अनाउंस किया कि मैं एक फौजी को टिकट दूंगा इस बार लोकसभा की। अच्छा। तो वो खैर रिकॉर्डिंग होगी, बात खत्म हुई। तो ऐसे चलने लगे, तो मैं उनके साथ साथ चला। तो बोले अब हमें, मेरी तरफ मुखातिब हो गए, कहने लगे अब हमें कोई ऐसा फौजी ढूंढना पड़ेगा जो पाक साफ हो और अच्छी छवि का हो, लोग जानते हो। मेरे मुंह से अचानक निकला, मैं कहा कैप्टन इंदर सिंह हैं, जो सोल्जर बोर्ड के सेक्रेटरी रहे बहुत लंबे समय तक, और वो फेमस इसलिए हैं कि रेडियो पे काका निहाला की भूमिका निभा रहे कई साल से। अच्छा जी। कैप्टन इंदर सिंह रिटायर हुए थे मेरे शुरू के दिन से, जब मैं रेडियो में आया 83 में, तब से मैं इनसे परिचित था। काका न्याला बनते थे। काका न्याला बनते थे, एक सीरियल था, उसमें सामाजिक मुद्दों को लेके, और बहुत लंबा चौड़ा 2 साल तक चला, और 95 की बाढ़ से ही वो शुरू हुआ था। तो कुछ नहीं बोले वो, लेकिन उनके जहन में कोई बात आई कि भाई रेडियो का आदमी सिफारिश कर रहा है, मेरा कोई पॉलिटिकल वो तो और था वो नहीं। आपने ये भी बता दिया कि रेडियो पे है, तो हाँ, उस रेडियो समय पे तो रेडियो को खूब सुनते थे। तो खैर काका न्याला की भूमिका में बहुत अच्छे, जैसे हम बैठ के बात करें, सहज भाव में कोई सब्जेक्ट लेते थे हम, और फिर उसको लेके मतलब पूरा एक आधे घंटे का सीरियल था, बहुत पॉपुलर था वो, चौपाल नाम से। तो जी वो खैर वो हुआ। तो उसके बाद उनके जहन में कहीं ये बात बैठ गई, तो पता करवाया, भाई इनके फादर भी शहीद हुए थे, बेटे भी दोनों फौज में थे, भाई भी फौज में है, और तो वो करके और फिर इन्होंने झज्जर में वो टिकट अनाउंस कर दिया। कप्तान साहब सीधे मेरे पास आए, उनको मैंने बता दिया था कि आज ऐसे ऐसे बात हुई, तो मैंने कहा इसको जल्दी अनाउंस करवा लो। तो मेरे पास आए, कहने लगे आज तो चौटाला साहब ने ना हाँ, बोले भाई तेरे बड़े भाई को ना MP की टिकट मिल गई है। तो मैं मजाक भी करता हूँ उनके साथ, मैंने कहा चाय लोगे? तब मेरी बात सुनी नहीं, MP की टिकट अनाउंस हो गई है मेरी। कैप्टन इंदर सिंह बोले? हाँ, चौटाला साहब ने। मैंने कहा चाय पीनी है नहीं, ये बताओ ना। बोले यार यू आर टेकिंग इट लाइटली, मैं क्या कह रहा हूँ? तो मुझे वाकई निजती थी कि भाई मतलब ऐसे भी वो होगा, सिफारिश काम कर रही है। नहीं सिफारिश तो क्या, बस एक अपना वो था, नजरिया था। तो मैंने कहा वो तो बात हो गई थी हमारी, मैंने कह दिया था, मजाक में कहा। तो बोले भाई पैसे तो कौन है? मैंने कहा मेरा आगे तो कह दियो, और की तो मत कह दियो, टिकट कट जाएगी। बोले फिर पैसे आऊँगे कहाँ से? मैं कहा जिसने टिकट दी हो पैसे भी देगा। ठीक बात। और चाय मंगवाई, चाय पी, तो फिर मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा क्या वाकई झज्जर में टिकट अनाउंस हो गई है? बोले हाँ हाँ। मैंने कहा फिर? बोले शाम को यहाँ वो खुराना साहब हैं, उनकी डेयरी में आएंगे। मैं कहा मैं भी चलूँगा, अनाउंस कर दे। तो ऐसे चौटाला साहब स्टेज पे जाने लग रहे, मैंने पाँव की तरफ हाथ किया, मैं कहा सर वो रोहतक की MP की टिकट अनाउंस होगी क्या? तो ऐसे मुस्कुराए और मंच पे चले गए, वहाँ उन्होंने अनाउंस कर दी। तो ये तो हमारी जो दोस्ती थी कप्तान साहब के साथ आज भी ऐसी है, लगभग 40 साल होने वाले हैं। और देखो 1999 में कैप्टन इंदर सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा को हरा दिया था 1.5 लाख वोटों से। 1.5 लाख वोटों से। और कोई पैसे नहीं थे इनके पास, और चौटाला साहब ने पैसे दिए, काफ़ी पैसे दिए, इलेक्शन लड़वाया बाकायदा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके इलेक्शन में आए थे पुलिस लाइन में, इनकी कन्वेंसिंग करने के लिए। तो ये इस तरह का। तो कुल मिला के फिर ये रहा कि बहुत स्नेह करते रहे। एक बार सन 2002 की बात है, तो अनूप लाठर जी मेरे बड़े भाई कह लो, मित्र कह लो, तो पुरानी दोस्ती थी हमारी। वो कहने लगे आपको ना सिरसा यूथ फेस्टिवल में जजमेंट में चलना है। 1984 से मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के जजमेंट में जाता हूँ, तो ये 2002 की बात है। तो मैंने कहा सिरसा भाई साहब कौन जाएगा, कुरुक्षेत्र से सिरसा बहुत लंबा पड़ता है। बोले ना गाड़ी है यूनिवर्सिटी की, हम किसी के साथ चलेंगे। हम चले गए। उससे पहले एक बार कभी बात हुई थी रेडियो स्टेशन पे, तो मेरे से आते ही पूछते थे, यकीन मानिए आप कुमार जी कि आते पूछते, हाँ भाई रामफल क्या बोलना है, यूँ करके क्या बोलना है। मैं कहा सर
राजनीति की बातें छोड़ के, तो एक शब्द भी राजनीति का नहीं बोलते थे वो। 4-5 बार मैंने पर्सनल रिकॉर्डिंग की। जब पॉलिटिकल रिकॉर्डिंग होती थी तब तो बोलना ही है, अदरवाइज जब ये कह दिया ना जी आज तो हम इस विषय पे बोलेंगे, एक भी राजनीति की बात नहीं करते थे, इतने समझदार थे। कई बार पॉइंट लिखने के लिए मैसेज आ जाता था कि पॉइंट बना के रखे मेरे लिए, तो पॉइंट बनाते थे, उन्हीं पे बोलते थे वो। उनको ये भी पता था, चौधरी देवीलाल का मैंने बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू 3 जनवरी 1993 को किया था। तो उनका मैंने कटिंग दी थी चौटाला साहब को भी, मैंने बड़े चौधरी साहब का इंटरव्यू किया था, और ऐसे ऐसे तो वो 40-45 मिनट का इंटरव्यू था, हमने आर्काइव्स में रखा था रेडियो में। तो वो इस बात से भी थे भाई ये हमारे मतलब एक अच्छे वो हैं, शुभेच्छु हैं, मतलब शुभ चिंतक हैं। तो खैर वो उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक कल्चरल एकेडमी खोल रहे हैं। रेडियो में आए तब बोले और क्या कर सकते हैं भाई। उनका सर हमारी कल्चरल एकेडमी नहीं, संस्कृति का क्या उद्धार करेंगे हम। मैं तो ऐसे ही लहजे में बोलता हूँ जैसे पत्रकार बोलते हैं, हमारी संस्कृति एकेडमी नहीं है, हम क्या उद्धार करेंगे जी, कल्चर की तो बात ही छोड़ दो। तो खैर उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया जी सिरसा में यूथ फेस्टिवल के मुख्य अतिथि होते हैं। तो मैं और लाठी साहब साथ बैठे थे, मैंने कहा चलो आपको डायरेक्टर बनवा दें। बोला किस काम का? इस कल्चरल एकेडमी का। बोले चलती है इतनी? मैं कहा हाँ खूब चलती है। मेरी आदत है थोड़ा लाइटर वेन में रहता हूँ मैं, क्यों तनाव लिया जाए, ज़िंदगी को मस्ती में गुजारो। हाँ खूब चलती है, चलो। तो डॉक्टर सतवीर चौधरी इनके पर्सनल डॉक्टर थे, तो वो मेरे अच्छे मित्र थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब सीएम साहब से मिलना है। बोले चलो। गए, मैंने पाँव की तरफ हाथ किया, बोले नीचे बैठने लगे, ये सोफे पे थे तो बराबर में बिठा लिया। मैंने कहा सर आपने जो ये काम किया है संस्कृति एकेडमी खोलने का, हम आपके ऋणी रहेंगे, हम कलाकार, और ये इतना बढ़िया काम किया है, ये है वो है, और मेरी छोटी सी गुजारिश भी है। बोलो। मैंने कहा जी अनूप लाठर हैं। अनूप लाठर सामने खड़े थे। मैंने कहा अनूप लाठर जी हैं, ये यूथ वेलफेयर के वो हैं डायरेक्टर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लंबा एक्सपीरियंस है इनका, इनको डायरेक्टर लगा दो। ठीक है, वो बात होगी तो हम खुश हो गए भी चलो लाठर साहब डायरेक्टर लगेंगे। पुलिस से इंक्वायरी करवा ली लाठर साहब की बैकग्राउंड की। उनकी बुआ जी कांग्रेस की एमएलए रही थी, शांति देवी, तो नहीं लगाया। मैंने कैप्टन इंदर सिंह को कहा 15-20 दिन के बाद कि चौटाला साहब मेरी बात को मना नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और ऐसे ऐसे बात थी। ये कहीं मिले तो कहा कि जी वो रामफल चहल रेडियो स्टेशन वाले कह रहे थे कि वो कल्चरल एकेडमी खोली थी, उसका डायरेक्टर नहीं लगाया कोई। अरे भोड़ा आदमी है वो, व्हाट ही सेड, अरे भोड़ा आदमी है वो। अब मैं कांग्रेस के एमएलए के सगे भतीजे को डायरेक्टर लगाऊंगा, और कोई बताओ। कप्तान साहब बोले और कोई तो फिर वही है, रामफल चहल ही है। बात खत्म हो गई। 2 पुलिस वाले मेरे गांव में भेज दिए। उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी, तो बाई चांस कोई इनका वर्कर ही मेरा क्लास फेलो था, राजवीर चहल, वो मिल गया। तो बोला भाई कैसे हमारे गांव में? कि रामफल चहल की इंक्वायरी करने आए हैं भाई, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या है। बोले कुछ नहीं, वो कप्तान साहब के भाई पुराने दोस्त हैं, दोस्ती ज़्यादा है, बाकी उसकी कोई रुचि है नहीं, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, और बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया। तो मुझे फिर कृष्ण बांगड़ जो उस समय चेयरमैन होते थे एचपीएससी के, उनका फ़ोन आया। मेरे से 1 या 2 साल आगे होते थे, सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, तो परिचित थे अच्छी तरह से। बोले भाई रामफल आपका इंटरव्यू करना है मुझे, और आप सारी किताबें जो भी लिखी हैं आपने वो लेके आ जाओ, और सीएम साहब ने चाहा है कि मैं आपका इंटरव्यू करूँ। मैं जो सारी किताबें लेके पहुँच गया, बातचीत हुई, तो बोले ठीक है आपको डायरेक्टर लगाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो डेपुटेशन का लफड़ा पड़ेगा, मैं तो ऑल इंडिया रेडियो में। अरे वो सब हो जाते हैं। मैं आ गया, तो फिर मेरे पास खुल्लर साहब का फ़ोन आया, राजेश खुल्लर जी का, कि भाई आप ज्वाइन करो। मैंने कहा सर मेरा डेपुटेशन होगा, ऐसे कैसे ज्वाइन करूँ? नहीं आप ज्वाइन कीजिए, डेपुटेशन हम करवा देंगे। नहीं सर मैं बड़े उसका आदमी हूँ, अनुशासित, और ऐसे मैं नहीं करता जी, फिजूल में कल को नौकरी चली जाए। खैर जी, वो मैंने कहा आप लेटर भेजो। उन्होंने लेटर भेज दिया। वो जो लेटर भेजा वो सांस्कृतिक अकादमी हरियाणा कला परिषद, और नीचे कहीं उसमें लिख दिया हरियाणा कला परिषद
और कहीं अनुभाग या कुछ ऐसा शब्द डाल दिया, मतलब एक ब्रांच होगी पब्लिक रिलेशन की। तो मैंने उस पर आपत्ति जता दी, मगर सर मैं तो नहीं आऊँगा, आप इसको इंडिपेंडेंट हरियाणा कला परिषद को कल्चरल एकेडमी बनाओ, कला परिषद नाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रकोष्ठ क्यों बना रहे हो आप? इसका पब्लिक रिलेशन का एक डिपार्टमेंट है, जैसे फोटो डिवीजन है, फलाना डिवीजन है, डिवीजन क्यों बना रहे हो? मैं तो नहीं ज्वाइन करूँगा, मैं अच्छे खासे पद पे हूँ रेडियो में, मैं यूपीएससी से आया था 91 में, प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया पद पे हूँ, सारी फैसिलिटीज़ है मेरे पास, बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, महकमे को कोई दिक्कत नहीं मुझसे, ना मुझे कोई महकमे से दिक्कत है। खैर जी, वो उन्होंने फिर वो शब्द हटा दिया, लेकिन मन में कहीं था शुरू से वो कि भाई ये फुल फ्लैज एकेडमी ना बने किसी तरह भी। उसका भी रीज़न था कि जब बंसीलाल जी की सरकार थी तो हमने एक प्रोविज़न होता है कि आप चीफ मिनिस्टर को रिकॉर्ड करके और 15 अगस्त को वो रिकॉर्डिंग बजाएंगे। ऐसे ही गवर्नर को 25 जनवरी को होता है हमारे यहाँ, उसके अगले दिन राष्ट्रपति आता है और इनके अगले दिन प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो वो कर दिया। उसमें एक प्रोविज़न था कि भाई अपोजिशन लीडर को अगले दिन आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे, बशर्ते कि स्क्रिप्ट एक दूसरे को ना दिखाई जाए। बाकायदा कंडीशन है उसमें हमारे रेडियो में कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर चाहते हैं तो आप अपोजिशन के लीडर को बुला के रिकॉर्ड करके और कर सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट एक दूसरे को नहीं दिखानी, वो अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। तो कपिल साहब को मैंने कहा जी चौटाला साहब को भी बुला लेते हैं, थोड़ा सा सोच के बोले चलो, मेरी बात नहीं टालते थे कपिल साहब, तो चलो, और हमने बुला लिया और वो आ गए। स्क्रिप्ट ईमानदारी से हमने नहीं दिखाई, लेकिन वो कुछ बात कह गए थे, अपनी उपलब्धियां बता गए थे, चौटाला साहब ने अपनी बात कहनी थी, तो वो बात चंडीगढ़ तक पहुंची राजेश खुल्लर जी के पास। तो अगले दिन ड्यूटी रूम में सुबह सुबह फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, ये किसने बुलाया चौटाला साहब को? अब वो डायरेक्टर साहब का नाम याद नहीं रहा, मेरा नाम याद था उस लेडी को। उन्होंने कहा जी रामफल चहल ने बुलाया है। क्या डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा जी आप आराम से बोलिए, और डायरेक्टर बोला बात कराओ। फ़ोन नंबर दे दिया, कपिल साहब के घर फ़ोन पहुंच गया, वो जानते थे आपस में। तो उन्होंने कहा यस देयर इज ए प्रोविज़न, हमने उस प्रोविज़न के तहत बुलवाया। बोला मुझे आप कॉपी भेज दें। तो कॉपी थी नहीं। अब एक आदमी को तुरंत दिल्ली भेजा गया, 2-3 घंटे के बाद उन्होंने वो फैक्स करवाई और वो कॉपी भेज दी उनको। तो नेक्स्ट टाइम जब चौटाला साहब बंसीलाल की सरकार टूटने के बाद सीएम आए तो फिर रिकॉर्डिंग पाई, और खुल्लर साहब उनकी स्क्रिप्ट लेके पीछे पीछे। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, मैं लापरवाह आदमी हूँ, मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, मगर देखो खुल्लर साहब, एक दिन तो आप ये पूछ रहे थे भाई चौटाला को बुलवाया किसने। वो कोई चुगली नहीं थी, वो सहज भाव में निकल गया, किस्मत थी मेरी। तो मैंने कहा देखो खुल्लर साहब, कभी तो आप ये पूछ रहे थे भाई चौटाला को बुलवाया किसने, और आज चौटाला साहब एज सीएम आ रहे हैं। तो चौटाला साहब ने एक बार यूँ मुड़ के मेरी तरफ देखा, एक बार खुल्लर साहब की तरफ देखा, तो उनको लगा कि मेरी बहुत तगड़ी शिकायत होगी मुंह पे, मतलब ऐसे कहने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं होती। तो वो खुंदक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, खुल्लर साहब के दिमाग में मेरे प्रति थी। लेकिन सीएम ने कह रखा था भाई इसको लगाओ, हमारे डिपार्टमेंट ने वो कागज़ रोक लिए। तो मिस्टर रायपुरिया थे, मैं उनके से मिला, मैंने कहा सर मेरा हो जाएगा, एक स्टेट लेवल की पोस्ट है और बढ़िया पोस्ट है, मैं काम करूँगा, मेरी रुचि है और इतना इतना मेरा काम है। मैं सारी अपनी पोथी पत्री किताबें उठा के ले गया उनको। रायपुरिया जी मुझे जानते नहीं थे, महकमे के सीनियर थे। उन्होंने कहा मैं भुगत भोगी हूँ। इन्होंने लिखा इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, दैट इज़ पेरेंट डिपार्टमेंट ऑल इंडिया रेडियो एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। मैंने कहा फिर सर? कहता मैं लिखूंगा इसमें इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 3 पार्टीज, ऑल इंडिया रेडियो, पेरेंट डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड रामफल चहल हिमसेल्फ। एनीबॉडी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेट्रिएशन। अब मुझे भी वो बात समझ में आई, यार मैं तो कहीं हूँ ही नहीं इसमें। और वही हुआ। तो मुझे फिर कहा गया आप चंडीगढ़ में फला आदमी के दफ्तर में बैठिए। मैंने कहा वो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन के, मैं डायरेक्टर लगा हूँ, उसके चपरासी होंगे, उसके स्टेनो होंगे, उसका मैं क्या करूँगा वहाँ? वो तो वही बैठे हैं। नहीं आप फलां जगह बैठ जाओ। मैंने कहा चंडीगढ़ में नहीं बैठूँगा,
मेरी बात हुई थी कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र में आप मुझे बिठाइए, पूरी फैसिलिटी दीजिए तो मैं काम करूँगा। और मैंने बता दिया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। जगह जगह लिखा होता है अंग्रेजी बोलनी सीखिए, मैं लिखवाऊँगा हरियाणवी बोलनी सीखिए, हरियाणवी में काम कीजिए, हरियाणवी का ये कीजिए, मेरा ये है। खैर जी, वो तनाव जो मन में था वो थोड़ा सा और बढ़ गया। तो मुझे कहा कि ठीक है, आप डिप्टी कमिश्नर कुरुक्षेत्र से मिलिए, वो आपको दफ्तर देंगे और बाकी का काम करेंगे। 15 दिन बाद में गया कि जी मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं डीसी साहब से मिला था, उन्होंने कहा हाँ मैं देखता हूँ कहीं ऑफिस मिलता है। तो मैंने कहा जी मुझे एक ड्राइवर भी चाहिएगा। बोला देखता हूँ कोई सरप्लस हुआ तो मैं दोबारा गया खुल्लर साहब के पास। मैंने कहा जी ये बात है, अच्छा मैं फिर देखता हूँ, आप कहीं ना किराए पे ले लो। तो ब्रह्म सरोवर पे रोड धर्मशाला के सामने एक कमरा था, अच्छा बड़ा हॉल, वो दिखा दिया गया कि जी गवर्नर साहब से परमिशन ले लेंगे। जून का महीना जी, मैं उसमें गया तो पंखे की डंडी लटकी उसमें से। तो मैंने कहा भाई इसका पंखा वंखा, बोला जी चोरी हो गया था मीटर और पंखा, FIR लॉन्च करवा रखी है। तो लग जाएगा, मीटर नया लगेगा तब देखेंगे। डायरेक्टर तो रुकते लग रहे थे। तो खैर वो चलता रहा। तो मैं ऊब गया पूरी तरह से। मुझे एक जीप दे दी 1 महीने बाद, लाल बत्ती लगा के ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर ने आके मुझे चाबी पकड़ा दी। मैंने कहा क्या हुआ सरदार जी? तो मेरा तो आज का टूर था जी, चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र। अब मुझे गाड़ी उतनी चलानी नहीं आती, जीप तो ना के बराबर आती थी। तो मैंने ठाके वो जीप पब्लिक रिलेशन दफ्तर में खड़ी कर दी। भाई ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की जीप है, इसको संभालो, चाबी मेरे पास है, मैं दे दूँगा। खैर जी, किस्सा कुत्ता ये है कि कुंवारी साहब 3 महीने में मैं इतना परेशान हो गया, छोड़ा है आपको, कि मैं चौटाला साहब से मिला दिल्ली में। जगबीर राठी साहब थे। इट वॉज बाई चांस के एक गनमैन कोने में खड़ा, चौटाला साहब उठ के आए सोते, और वो बैठ गया, आके हम मिले, नमस्ते हुई। बोले सर भाई साहब बीमार हो गए। मैंने शुरू में कहा सर आपने मुझे डायरेक्टर बनाया, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मैं इसमें काम नहीं कर पाऊँगा, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। यूँ देख के रामफल बहुत लंबी फहरिस्त में से आपको छांटा था। मैं कहा सर वो मैं ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहूँगा, लेकिन काम करने का माहौल नहीं है और मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फाइल वर्क करके फिर एक मतलब दूसरी तरह की वर्किंग में रहा हूँ मैं। अच्छा चलो, आज का भाई दिन ही ख़राब है। RK शर्मा IPS हैं, उनको भी जेल हो गई आज, उस दिन की बात है। तो पहला दिन था जब चौटाला साहब ने मुझे चाय के लिए नहीं पूछा और कोई फालतू की बात नहीं की, क्योंकि मैं इस्तीफ़ा देने गया था। फिर भी मैंने चलते हुए मैं मुड़ा तो उनके मुंह से निकला, अच्छा भाई फिर अब किसको बनाएं? लंबी सी सांस छोड़ के। मैंने कहा सर वैसे तो मैं छोड़ रहा हूँ, अधिकार खो चुका हूँ, बाकी तो आदमी ये रहा। तो ऐसे बैंत रखी थी बराबर में, बैंत के हाथ लगा के, अब भी तेरी, चलते हुए कंधे पे हाथ रख के, डांट खाई है, खाना भी खा के जाना। अरे फलाने, बगैर खाना खाने मत जाने देना, बच्चे हैं, इनको नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे? रिकवर कर दिया वो मतलब ऐसे कर गए। एक और बहुत अच्छा एपिसोड हुआ, एक दिन मेरा चूरू में ट्रांसफ़र हो गया 2005 में। तो मैंने जगबीर को कहा मकाया रहे से चूरू ट्रांसफ़र हो गया, चल कहीं घूम के आते हैं, मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, भाई दूर ट्रांसफ़र हो गया। रोहतक से चूरू है। हाँ। तो खैर वो चंडीगढ़ कोई काम था, इनको चले गए। वहाँ जाके बोले चोई साहब से मिला मैं। मैंने कहा कहाँ है? बोला बादल साहब की कोठी पे है। हम जी दोनों चले गए। तो दूर से देखते ही बोला अच्छा 2 डायरेक्टर इकट्ठे, तुम अकेले अकेले होते हो जो बड़े अच्छे इंसान हो, दोनों होते ही तुम वाहियात हो जाते हो। अच्छा। तो हमें पता था थोड़ी तबीयत नासाद है, ख़राब है। तो मैंने कहा सर, वो हाथ लगाया पाँव की तरफ, कैसे आना हुआ? तो मैं कहा सर बस आपकी हालचाल पूछने आए थे और मिजाज पुरसी के लिए आए थे। जगबीर राठी ने कहा सर भाई साहब का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बोले चोई साहब के दर्शन कराएं। तो कोई प्री प्लानिंग नहीं होती थी इनके सामने जाने पे, लेकिन वो बातें किस्मत की सारी थी। तो बोले कहाँ हो गया ट्रांसफ़र? मैं कहा सर हम तो आपका हालचाल पूछने आए थे। जगबीर की तरफ मुँह करके राठी साहब की तरफ, कहाँ हुआ? बोला सर चूरू। चूरू देखा नहीं है चूरू अभी शायद।
मैंने कहा नहीं सर अभी जाके देख लेंगे। देख लेंगे 2 बार यूँ करके नानी याद आ जाती है अच्छे अच्छे को चूरू में। तो बोले कौन है तुम्हारा मंत्री? अब मुझे मंत्री का नाम याद नहीं। तो डॉक्टर रणबीर हुड्डा HPSC के मेंबर थे, तो वो बैठे थे वहाँ पे और कई बैठे थे। तो बोले जयपाल रेड्डी जी है ना चैल साहब आपके मंत्री? तो मुझे होश आ गया, मैं कहा हाँ जयपाल रेड्डी है। अरे तो भले आदमी, राजनीति में पार्टियाँ वार्टियाँ बदलती रहती हैं। अरे फलाने वो उनका सेवक होता था एक। तो बोले ला फ़ोन मिला, जयपाल रेड्डी जी से बात करा। उसने वो फ़ोन ला के दे दिया, जयपाल रेड्डी जी को मिलवाया। तो बोला जी कान फिल्म फेस्टिवल है उसमें जा रहे हैं, परसों आएंगे। PA ने कहा। उसको फ़ोन देते बोला इनको कहो चौटाला साहब बात करेंगे, परसों आते ही बात करवा दें। उसको कह दिया गया। तो बस फिर बोले चाय पी के जाना है। चाय पी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करी, चलने लगे। जगबीर बोला यस सर, ये बहुत वाहियात आदमी है, इसको चूरू का पता नहीं अभी, परसों आप याद दिलवाएंगे मुझे 2 बजे। बोले ठीक है सर। रिलीव हो गए आप? मैंने कहा जी रिलीव हो गया। ज्वाइन मत करना, मैं ये जिस मकान में बैठे हैं ये मैंने नया ख़रीदा था, इसकी वो रिपेयरिंग वगैरह चल रही थी, कुछ जो जिसमें चेंजेस करनी थी। 2 महीने में मैंने ये करवा दिया तब तक। तो 7वें दिन, हाँ जब 3रे दिन जगबीर राठी ने फ़ोन किया उनके पर्सनल फ़ोन पे, बोले सर वो रामफल चहल का याद दिलाना था। हाँ वो बात हो गई है, वो ज्वाइन ना करे यहीं रहे वो। पहले ही बात करके रखी। जयपाल रेड्डी जी को कहा और मेरा ट्रांसफ़र रुक गया। जयपाल रेड्डी जी 3 महीने बाद मंत्री पद से हटाए गए या हट गए वो। तो DG को पता नहीं कैसे याद रहा, उन्होंने फिर चूरू कर दिया। अच्छा। तो 2 साल में 2005 से 2007 फिर चूरू रह के आए। तो जब भी मिले एक बात जो कमाल की थी, सब कुछ वो होते हुए वो कहते थे कि रामफल जीवन को बोझ मत बनने दो कभी भी। पर्सनल 2-4 बातें कई बार हुई थी कि जीवन को कभी बोझ मत बनने दो, जिजीविषा को जागृत रखो। वो रखी भी उन्होंने, और उन्होंने देख लो आखिरी दिन तक जिजीविषा को। एक बार वो जेल में थे तो रामन और लोहिया हॉस्पिटल में पता चला कि वो अंडर ट्रीटमेंट है। मेरे कज़न हैं सूरज बानगढ़ भिवानी से, SDO रिटायर्ड है, तो वो और मैं गए मिलने। तो सख्त पहरा था। पहले दिन कोई यहाँ रोहतक के ही कुछ लोगों ने जाके और लान में मीटिंग टाइप हो गई, वो 10-12 मिलने के लिए। तो वो ऑब्जेक्शन हो गया और वो 2-3 बुरके में पुलिस वाले जो है घूम रहे कि कोई मिलने आए तो हम मतलब शिकायत करें और हॉस्पिटल से छुट्टी करवा के जेल में भेजें। तो वो खड़े थे बंदे, हमने कहा भाई साहब से मिलना है। बोले जी ऐसे तो नहीं मिलने देंगे, बुरके में जो घूम रहे हैं ना सारे CID वाले हैं। जेल होने के बाद की बात? जेल होने के बाद रामन और लोहिया में अंडर ट्रीटमेंट थे कि बुरके वाले ना, हमें पता है लेडीज़ नहीं है, जेंट्स घूम रहे हैं, ये छोटे साइज़ के जेंट्स घूम रहे हैं बुरका पहन के, ताकि इनको बुलाए। तो मैंने कहा जी देखो आप संदेशा दे दो भाई रेडियो स्टेशन से रामफल चहल आए। कहते कोई काम है? मैंने कहा किताबें देनी थी। तो मैंने अपनी लिखी हुई हरियाणवी संस्कृति की जीवंत परंपराएं और एक हरियाणवी गद्य में लोक विनोद, 2 पुस्तकें। बोला आप हमें दे दो, मैं मैसेज भी देता हूँ। उन्होंने मैसेज दिया। तो बोले वहाँ चेयर लगा दो लान में, ऐसे खिड़की थी, उस खिड़की के अंदर से बात होती थी। लान था, उनका कमरा ऐसे कॉरिडोर में था यूँ, फिर लान था और एक बालकोनी में से खिड़की थी। तो बोले खिड़की के सामने ले आओ बात कर लें। वो उठ के आगे बैठे, तब तक वो बुरकाधारी आ गए। तो एकदम से पता चल गया, उसने पुलिस वाले का किताब दे जाओ, किताब दे जाओ। खैर वो किताबें उन तक पहुंची। बाद में एक बार कहीं जलसे में मिले, भाई अच्छा लिखते हो। खाली टाइम में पढ़े? हाँ, क्योंकि वो चुटकुलों की किताब थी, हास्य व्यंग की किताब थी, हरियाणवी संस्कृति की किताब थी। रामकृष्ण व्यास की किताब को बड़ा पसंद किया उन्होंने, क्योंकि उनके सांग देखे थे बचपन में। तो एक मतलब मेरा तो कोई पॉलिटिकल कोई ना कभी इरादा था, ना अभी भी है, और सामान्य उसको इतना प्यार मिला मुझे तो उनका। तो कितने मुझे आपसे ना सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपके इतने रिमेम्बरिंग अनुभव हैं उनके साथ कि आप और भी 1-2 घंटा बात कर सकते हैं। हाँ, वो जब भी मतलब मेरे को मिले तो मैं जैसे उनका बच्चा हूँ, अपना बेटा हूँ,
उस तरह का स्नेह मिला। अच्छा, अगर आप रेडियो में होते और अच्छा, आप एक और सुनो, एक बात मैंने एक दिन सवाल पूछ लिया ऐसे ही। मैं कहा सर आप रामफल कहते हो ना, तो एक घीसा गला है। मैं ठेठ बोलता था उनके सामने। मैं कहा सर आप रामफल कहते हो ना मुझे, तो घीसा गला है। वैसे रामफल नाम घी से गलने वाला है हैं? तो नहीं, फिर वो चहल साहब, डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या क्या उपमाएं हो जाती है, वो मज़ा नहीं आता उसमें जो रामफल में आता है। रामफल हरियाणवी संस्कृति का एक बहुत ही प्रमुख शब्द है। मैंने कहा आपको याद कैसे रहते हैं सबके नाम? तो ऐसे ही बैठे थे, बिठा लिया। रामफल मेरे सामने आया, उसने बताया कि जी मैं रामफल चहल हूँ। तो कोई रामफल कंडेला है, कोई रामफल फलांवाड़ा है। तो मैं दिमाग में एक तस्वीर बना लेता हूँ कि ये रामफल गोरा है, वो थोड़ा सा सांवड़ा है, ये रामफल लंबा है, वो थोड़ा छोटे कद का है। मैं 3-4 रामफल का कंपैरिजन कर लेता हूँ आपस में मन में उसी टाइम। तो बोला उससे वो सारे रामफल मुझे याद रह जाते हैं। तो कितनी याददाश्त कल के वीडियो में बताया था, मैं उनसे कई साल बाद मिला तो मैंने कहा जी मेरा नाम याद है। बोले धर्मेंद्र मेरी याददाश्त पे कभी शक मत करना। कई साल बाद उन्होंने नाम लेके बोला मुझे। कुरुक्षेत्र में एक बार ये कोई अच्छा बड़ा फंक्शन था, तो मैं स्टेज कंपेयरिंग करता हूँ, तो मैं स्टेज कंपेयरिंग महावीर गुड्डू, जगबीर राठी और अच्छे बड़े बड़े कलाकार मेरे साथ। तो वो 3 घंटे इट वॉज बाई चांस के अजय चौटाला भी थे, अभय चौटाला भी थे और चौटाला साहब भी बैठे थे, ये जब मुख्यमंत्री थे। तो जो बहुत ही मतलब मैंने उस दिन अपना पूरा ज्ञान उड़ेल दिया कुल मिला के, जो मुझे संस्कृति के बारे में चुटकुले कम और बाकी की चीज़ें मतलब जो हमारी हैं गंभीर जो बातें थी वो ज़्यादा की। तो अगले दिन कोई वो था, कोई फंक्शन और बड़ा था, खेलों का कुछ कार्य आयोजन था। तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि जी कल हम पंजाबी कंसर्ट करवा रहे हैं खेलों के आयोजन में, अभय चौटाला जी चीफ गेस्ट हैं। अरे क्या पंजाबी, ये देखो क्या इतना अच्छा था, कुछ हरियाणवी में हरियाणा का भी कुछ करवाया करो। तो जी रमेश विधान जी एसडीएम और एमडी शुगर मिल साहब आते, उनकी ड्यूटी लगा दी डीसी साहब ने कि आप हरियाणवी करवाओ। तो फटाफट मैसेज गया। तो हम गेस्ट हाउस में चाय पी के चौटाला साहब के साथ, मैं जगबीर राठी महावीर गुड्डू, और निकल के गाड़ी में बैठ के चले थे। तो पुलिस की गाड़ी आई और उसने एकदम गाड़ी लगा दी, बोले रामफल चहल महावीर गुड्डू। तो मैंने महावीर गुड्डू का वारंट हो गए, उतरे, बोले चौटाला साहब बुला रहे हैं। तो चौटाला साहब तो नहीं थे लेकिन डीसी कुरुक्षेत्र थे। तो बोले भाई कल प्रोग्राम कर दो, सीएम साहब ने कहा है। तो ये दोनों तो अपने बहाना बना गए कि जी मेरा तो वहाँ फंक्शन है, मेरा वहाँ फंक्शन है, मैं फंस गया, मैं वहाँ पोस्टेड था कुरुक्षेत्र आकाशवाणी पे। तो मैंने कहा जी कर देंगे। बोले कितने घंटे का? मैं कहा 1 घंटे का, लेकिन पंजाब वालों से पहले उसी मंच पे करेंगे। हमें पता था कि वो तो कई लाख रुपए खर्च करके तो मंच बनता था उनका, 40 बाई 40 का और 10 फुट ऊंचा मंच बनता था उनका। वो दूसरे मान थे, गुरदास मान थे, छोटे मान थे, कोई उनका प्रोग्राम था पंजाबी गीतों का। बब्बू मान नहीं, एक और मान थे, याद नहीं आएगा मुझे। तो खैर वो अच्छी पार्टी थी किरमच गांव की। मैंने उनको कहा भाई एक पार्टी को 2 बना लो और 3-3 रागनी गानी है, बाकी का टाइम मैं लूँगा। 6 रागनी हो जाएंगी तो 6 छिके 36, मतलब 40 मिनट आप लेंगे, 20 मिनट मैं बोलूँगा, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। इसी पार्टी को तोड़ के 2 बना लो और हमारे पास टाइम ही है। मैंने उसको कहा जी रमेश विधान जी को जी 20,000 रुपये लगेंगे। अब उनको लाखों में पेमेंट कर रहे थे, वो तो उनके लिए कुछ भी नहीं था 20,000 रुपये। बोले हाँ कैश मिल जाएगा, कल नकद मिल जाएगा। मैंने कहा जी बच्चे हैं, ये कलाकार हैं, इनका उधार मत करना। नहीं कुछ नहीं। गए जी, हमने वो फटाफट अपने मैंने भूमिका बनाई और उन्होंने बढ़िया गढ़बू बेंजो पर रागनी सुनी और 6 रागनी उन्होंने गा दी और मैंने कंपेयरिंग कर दी। 1 घंटा होते ही हम अपने नीचे, उन्होंने हमें पैसे दे दिए। मैंने वो कलाकारों को, मैंने कभी कलाकारों के पैसे बीच में नहीं खाए, बता के कि भाई ये जो है ना 6-6 हज़ार रुपये इतने थारे हैं, ये एक साजिंदा बाहर का 2,000 इसके और 6 मेरे बराबर के पैसे ले रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर था लेकिन वो तो खैर वो हो गया जी। मैं जो ही आके बैठा और मेरे कोई गेस्ट आए हुए थे, सीनियर ऑफिसर दिल्ली से। हमने खाना भी शुरू नहीं किया था, इतनी देर में फ़ोन आया, भाई साहब आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं अपने रूम पे हूँ, कुरुक्षेत्र की बात है। मैं क्या हुआ? कहता यहाँ तो लठबाज गया बुरी तरह से, लाठी चार्ज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो जो पंजाबी प्रोग्राम हुआ उसमें कोई जज साहब आगे बैठे थे, उनके पीछे से भीड़
आगे गिर गई और वो वहाँ लाठी चार्ज करना पड़ा और वो सारा अच्छा, एक लास्ट, अगर आप अभी आकाशवाणी में होते जी। चौटाला साहब के निधन की कैसे आप कहते? देखो, बात यह है कि ये तो प्रभु इच्छा होती है, सभी को जाना है, लेकिन जो आपने शुरू में बात की थी कि क्षतिपूर्ति, वो व्यक्तित्व, वो ओरेटर, जो कमाल का, मतलब जो पब्लिक के लिए जो भाषण था और तथ्यों पर आधारित, और जो धारा प्रवाह उनकी थी। एक बार जगबीर राठी ने कह दिया था कि सर आप हमें धारा प्रवाह बोलना सिखा दो। कहता मैं ही तुम्हारे से, मेरी तरफ हाथ करके, मैं ही तुम्हारे से सीखता हूँ। तो वो एक बहुत दुखद समाचार रहा। कल मैं कप्तान साहब के पास बैठा था, तो उसके आने के बाद कोई 15-20 मिनट बाद आया, तो तब से फिर शाम को हम मिले, बैठे, बात की। दुखद है, मतलब वो क्षति उनके साथ जो लोग रहे हैं उनको तो नेचुरली सर वो मुरीद बना लेते थे, खरीद के छोड़ना जिसको कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, ये बिन परचेड बाई धर्मेंद्र कुमारी। तो वो बात थी, वो खरीद के छोड़ देते थे कि जो असली जो बड़े जो आदमी होते हैं, कुछ क्वालिटी होती हैं, जिनके कोई चाहत नहीं थी, लाग लपेट नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी पाने की, वो उनके मुरीद सदा रहे। बाकी कई बार यूँ कहते थे भाई रामफल, राजनीति में बहुत कुछ ऐसा सहना पड़ता है जो कि अदरवाइज आदमी नहीं सह सकता। तो वो सहन शक्ति भी, वो उनको पता था कौन आदमी कब धोखा देगा, कैसे धोखा देगा, सब पता होता था उनको, क्योंकि वो पारखी थे नज़रों के, नज़रों से वो यूँ देखते ही पहचान लेते थे आदमी को। तो ऐसे ही मैं ये था भाई, रेडियो में होते तो यही था कि भाई बड़े दुख का विषय है कि हमारे एक ध्रुव तारा कहेंगे हम उसको राजनीति का, चलेगा, कि जो देदीप्यमान रहता है और वो लोगों के दिलों में अमर रहेंगे, उनको, उनकी यादों को कोई भुला नहीं सकता। सच्ची बात तो ये है कि बहुत ही दुखद है, लेकिन वो जो जिस तरह का काफी लंबी उम्र थी उनकी, कार्य, हाँ 90 साल की, हालांकि वो कहते थे मैं 115 साल जीऊंगा। जी भी साथी, वो हमेशा जी सकते थे। एक बार स्ट्रेचर पे जो छोटूराम जयंती पे आए थे, और वो जो भाषण अगर उनका सुन लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं था उस समय कि राजनीति में सत्ता से दूरियां भी हो जाया करती हैं, लेकिन जिजीविषा नहीं मरनी चाहिए। स्ट्रेचर पे कोई आदमी मतलब भाषण दे रहा है और वो ऐसी बात कर रहा है, इतनी जिजीविषा थी उनके अंदर, जो इच्छा शक्ति थी, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के थे। एक बार मेरे कोई रिश्तेदार थे, वो कहने लगे भाई लड़के का ऐसे ऐसे इंटरव्यू है। मैंने कहा आप चले जाओ, तो वो चले गए, पर्ची दे आए। तो बोले भाई हो तो कौन है? मैंने कहा क्यों? बोला ऊपरली जेब में डाली, मैं पक्का हो जाएगा। लेक्चरर लगना तो लगा दिया। कुर्ते की ऊपरली जेब में डालते थे, 100% काम होगा। कुर्ते की बाहर वाली जेब में डालते थे, 50%, और जो कोट के अंदर की जेब में चला गया वो हो गया। तो बड़ी यादें हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे बगैर चाय के या खाने का टोका, खाना न खाया वो कोई बात नहीं, लेकिन टोकते जरूर थे। और बड़ा मान सम्मान मिला आपको चौटाला से? बहुत मान सम्मान मिला, मुझे नहीं पता क्यों मिला। प्रारब्ध होता जी पूर्व जन्मों का। हाँ, कोई था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को विनम्र श्रद्धांजलि है, और मैं रामफल चहल जी जैसे कुछ और लोगों से भी आपको कोशिश करूंगा मिलूँ, ताकि उनके साथ वो अपने अनुभव बांटें। इन्होंने बड़े दिल से अपनी बातें रखी हैं दोस्तों, और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं अब तो, क्योंकि वो चले गए हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।